हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट साइड पे कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं और क्रेडिट साइड पे कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय कवर करेंगे आज इसका थ्योरी बेस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, नीड और इंपॉर्टेंस क्या ट्रेडिंग अकाउंट की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होती है नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट साइड दिखाते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। जो डेबिट साइड एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं वो जितने भी खर्चे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, सभी खर्चे हमने डेबिट साइड दिखाना है। यानी कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। सबसे पहले जो आइटम दिखाई जाती है डेबिट साइड पे वो आती है ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जरूरी नहीं होता कि जितनी गुड्स मैन्युफैक्चर की गई है वो सारी की सारी सेल हो जाए। उसमें से कुछ गुड्स ऐसी होती है जो अनसोल्ड रह जाती हैं, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो सेल करना पड़ता है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जो गुड्स अभी अनसोल्ड है, बेच नहीं पाई लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर के दौरान, तो उसे अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो सेल किया जाएगा उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं करंट ईयर का। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। यानी कि जो इसमें शामिल किया जाता है स्टॉक के अंदर वो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर हमने तीनों ही ओपनिंग स्टॉक को टोटल कर देना है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स यानी कि आधे पके माल का हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हो। तीनों ही ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक है जो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। जितनी भी परचेज की गई है वो सारी हम दिखाएंगे। अगर परचेज रिटर्न कर दी गई यानी कि कुछ गुड्स अगर वापस कर दी गई है तो वो परचेज रिटर्न के अंदर शामिल की जाएगी। तो परचेज और परचेज रिटर्न दोनों ही हमने डेबिट साइड पे दिखानी है कि जो भी गुड्स परचेज की गई है रीसेल करने के पर्पज से तो उसे हम परचेज की कैटेगरी में काउंट करेंगे, और जो गुड्स रिटर्न कर दी गई वापस सप्लायर को उसे परचेज रिटर्न कहा जाएगा, या फिर इसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। परचेज अकाउंट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो परचेज अकाउंट होता है इसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड दिखाएंगे, और जो परचेज रिटर्न अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस की। जो परचेज रिटर्न होती है उसको हम डिडक्ट करके भी दिखा देते हैं, यानी कि परचेज में से माइनस करके परचेज रिटर्न को हम डेबिट साइड दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेज के अंदर इंक्लूड की जाती है कैश परचेज भी, और जो उधार में परचेज की गई है वो भी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं गुड्स को खरीदने से लेकर के उसको यूज़ करने की फॉर्म में कन्वर्ट करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर शामिल किए जाते हैं। जितने भी खर्चे परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, ब्रिंगिंग देम टू द गोडाउन यानी कि गुड्स को खरीदने से लेकर के उसको गोडाउन तक पहुंचाने तक के खर्चे, एंड मैन्युफैक्चर गुड्स अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस को शामिल किया जाता है। वेज जो होती है ये वर्कर्स को दी जाते हैं, जो लेबर होते हैं, लेबर जो मजदूरी करते हैं उनको वेज दी जाती है उनके काम के बदले। जो वेज है वो पे की जाती है वर्कर्स को जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं लोडिंग से, अनलोडिंग से और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एंड एज सच आर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं लोडिंग का, अनलोडिंग का और गुड्स को प्रोड्यूस करने का, ये सारे जो वर्कर्स होते हैं ये डायरेक्टली इंगेज होते हैं, जिस कारण से इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाता है और इनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर
वेज एंड सैलरी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वेज वर्ड पहले लगाया गया है तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। वहीं अगर सैलरी वर्ड पहले आ गया, सैलरी एंड वेज आ गया, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। क्योंकि जो वेज होती है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा होता है, जबकि जो सैलरी होती है ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, ऑफिस से जुड़ा होता है, जिसका आंसर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। अगर वेज पे की गई है नई मशीन को लाने के लिए, जो नई मशीन होती है ये कैपिटल नेचर की होती है, या फिर मशीन को इंस्टॉल करने के ऊपर खर्च कर दिया गया, तो जो ये मशीन है और उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, ये दोनों ही ऐड कर देंगे मशीन के अंदर और मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्योंकि मशीनरी कैपिटल नेचर का खर्चा है तो इसे मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे नहीं दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो सिर्फ परचेज की है गुड्स उसी को दिखाया जाएगा, ना कि परचेज ऑफ मशीनरी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट जो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है उसके अंदर शामिल करते हैं कैरीज और कैरीज इनवर्ड और फ्रेट को। तो जो भी खर्चे किए गए हैं कैरीज के, कैरीज इनवर्ड के और फ्रेट के, जो ये खर्चे होते हैं डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये पे किए जाते हैं गुड्स को लाने तक के, यानी कि जब गुड्स को खरीदी जाती है और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाते हैं या फिर बिजनेस तक पहुंचाया जाते हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं गुड्स को पहुंचाने के वो कैरीज, कैरीज इनवर्ड और फ्रेट ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। जो कोई भी कैरीज या फिर फ्रेट पे किया गया है असेट्स को खरीदने के लिए, अब यहाँ पे जो खर्च किया गया वो गुड्स के ऊपर नहीं किया गया, किसके ऊपर कर दिया गया, असेट्स के ऊपर। तो असेट्स क्या है, कैपिटल नेचर की है, तो उसे हम असेट्स अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ वही खर्चा दिखाया जाएगा जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा गुड्स को खरीदने से लेकर के उसको यूज करने के फॉर्म में कन्वर्ट करने तक का। अगर मशीनरी को खरीदा गया तो मशीनरी कैपिटल नेचर की होती है, तो उसे मशीनरी अकाउंट के अंदर यानी कि असेट्स अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर आते हैं वो सारे डेबिट साइड दिखाए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, जैसे कि कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की लाइटिंग एटसेट्रा। स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो सभी शामिल किए जाते हैं जो मशीन को परफेक्ट तरीके से वर्किंग कंडीशन में करने के लायक किए जाते हैं, जैसे कि इंजन का ऑयल हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, ऑयल होगा, ग्रीस हो गया, ये सारे स्टोर्स कंज्यूम के अंदर आते हैं। डॉक चार्जेस यानी कि जो बंदरगाह के ऊपर खर्चे आते हैं, कई बार गुड्स होती है जो दूसरे देश से मंगाई जाती है, बंदरगाह के थ्रू मंगाई जाती है, कि शिप्स के थ्रू मंगाई जाती है, जिस कारण से बंदरगाह के ऊपर उनको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कि वो खर्चे होते हैं जो लगाए जाते हैं शिप्स के ऊपर और उसकी कार्गो के ऊपर, जब भी या तो एंटर करती है या फिर छोड़ते हैं डॉक्स। तो जो डॉक चार्जेस होते हैं ये पे किए जाते हैं जब गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है, तो इन्हें शो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। अगर हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई क्वेश्चन के अंदर तो इसे डेबिट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूसरे देश से समुद्र के थ्रू है जो गुड्स को मंगवाते हैं, जिस कारण से डॉक चार्जेस है जो पे करने पड़ते हैं। रॉयल्टी क्या होती है, कई बार क्या होता है कि जो माइन और जो पेटेंट होते हैं उनके ऑनर से जब हम राइट ले लेते हैं ना यूज करने का, उसे पेटेंट या फिर माइन को यूज करने के बदले रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जो भी ऑनर होता है माइन का या पेटेंट का। जो रॉयल्टी होती है यूजली चार्ज की जाती है, ट्रेडिंग एंड अकाउंट के अंदर दिखाया जाते हैं, क्योंकि इससे जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। इफ इट इज स्पेशली स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट द रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल, अगर हमें क्वेश्चन में बता दिया कि रॉयल्टी किसके ऊपर बेस्ड है, सेल के ऊपर, तब तो इसको चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अदरवाइज इसको ट्रेडिंग अकाउंट से दिखाया जाएगा। क्योंकि जब भी किसी पर्सन ने कुछ नया किया, उसको पेटेंट करवा लिया, तो उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसके ऑनर को हमें क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर हम किसी पेटेंट की गई वस्तु को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें उसके ऑनर को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। तो ये सारे आइटम वो थे जो हमने दिखाई गए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम आती है, जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है
इनकम के रूप में, वो सारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ये कौन से अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। अगर नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया है तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब गुड्स को सेल किया जाता है तो उससे क्या होता है, पैसा रिसीव होता है, इनकम जनरेट होती है, जिससे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाते हैं। चाहे इसके अंदर कैश की गई सेल, चाहे उधार की गई सेल, दोनों को ही शामिल किया जाएगा। जो सेल अकाउंट होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि जो सेल रिटर्न होता है या फिर रिटर्न इनवर्ट होता है इसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है। जब भी हम सेल को दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे, अगर सेल रिटर्न किया गया तो सेल में से माइनस कर दिया जाएगा सेल रिटर्न को, और फिर हम उसे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के दिखाया जाएगा। यानी कि सेल्स लेस सेल रिटर्न करके हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा देना अमाउंट। और जो सेकंड आइटम दिखाई जाती है वो आते हैं क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, कि जो स्टॉक अनसोल्ड हो गया, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो गुड्स बेच नहीं पाता मैन्युफैक्चरर, जो अनसोल्ड रह जाता है, जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर की गई अगर वो सारी सेल नहीं होती, उसमें से कुछ अनसोल्ड रह जाते तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं या फिर इन्वेंट्री बोलते हैं। तो जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में लास्ट में देखा जाता है कि गुड्स है जो अनसोल्ड रह गई हैं, तो उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक बोला। इसका जो वैल्यूएशन किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा उसके ऊपर हम इसको दिखाएंगे। कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो कम वैल्यू होती है उसके ऊपर हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसमें शामिल करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस की आउटसाइड दिखाया जाता है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद किया जाता है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मीन्स ऑफ द फ्लोइंग एंट्री, तो यहाँ पे इसकी एंट्री पास की जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर कर दी जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जब हमने ये जर्नल एंट्री पास की, जिससे क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन हो गया। ऑन द वन हैंड एक तरफ है जो इसकी पोस्टिंग की जाएगी क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के, और दूसरी तरफ इसको दिखाया जाएगा असेट साइड बैलेंस शीट में। यानी कि इसकी जो एंट्री पास की जाएगी, एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा दिया और दूसरी एंट्री कहाँ पास की गई है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे, ताकि कंप्लीट किया जाए जो डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मतलब कि जो इनकॉर्पोरेट एंट्री वो ऑलरेडी पास हो चुकी है, हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाना है, अब बैलेंस शीट की असेट साइड पे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में कवर करें क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। अब तो हमने थ्योरी बेस कवर किया है, नेक्स्ट क्लास में इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।